को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और लगभग सारे एस्पेक्ट्स जो उसमें हमको कवर करने थे, जो सिलेबस वाइज़ थे, वो लगभग कवर हो गए थे। तो अभी हम ये फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन आप लोग को बता दे रहे हैं और हमको लग रहा है कि फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन मेरे समझ से अभी आज भी खत्म हो सकता है, नहीं खत्म होगा तो कल खत्म हो जाएगा। कल मान लीजिए कल खत्म हो जाएगा तो कल हम आईएएस के भी प्रश्न आप लोग को लिखा देंगे जो विटगेंस्टीन से पूछे गए हैं, जैसे कि हमने रसेल में लिखाया था। तो जो लोग भी जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कई लोग भरे होंगे जीडीसी का। जो लोग भी जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने प्रैक्टिस के लिए उन प्रश्नों को लिख भी सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों को लिख सकते हैं, लिख के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम देख के उसमें कमेंट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और जो लोग आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आगे के लिए टारगेट रखे हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ये हम सारी प्रक्रिया साथ-साथ ही करा रहे हैं आप लोग को, क्योंकि एज़ अ होल समग्रता में सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? तो अभी तो ये आप लोग करते रहिए, इसके बाद कुछ हम ऐसा भी कर देंगे जिससे आप लोग प्रेज़ेंटेशन करने में भी इफ़ेक्टिव हो जाएँ। किसी चीज़ को पढ़ के उसको प्रेज़ेंट करने की कला भी आप लोग के अंदर डेवलप हो, उसको भी धीरे-धीरे हम करेंगे आगे चल के। लेकिन ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, सारी चीज़ें उसी हिसाब से चलती रहेंगी। तो हम लोग आज जो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन के कुछ मतलब संदर्भ को हमने आरंभिक रूप से ही आप लोगों को बताया था, जब हम लोग विट्गेन्स्टीन को आरंभ कर रहे थे, ट्रैक्टेटस को। और वो जो संदर्भ था ये था कि किस प्रकार से विट्गेन्स्टीन ने जो विचार ट्रैक्टेटस में रखे, भाषा के स्वरूप के संदर्भ में। और किस प्रकार फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में भाषा के स्वरूप को लेकर उनके विचार में, उनके दर्शन में, उनकी थिंकिंग में परिवर्तन हुआ, चेंज आया और वो चेंज किस स्वरूप का था, यह स्वरूप ही फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में आपको पढ़ना है। क्योंकि जैसा कि हम आरंभ में भी बताए थे कि ट्रैक्टेटस और फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन दोनों के केंद्रीय विचार के रूप में भाषा और जगत के बीच का संबंध, यानी भाषा के माध्यम से अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार जगत को हम व्याख्यायित कर सकते हैं, वो ही केंद्र में बना रहा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन परिवर्तन कहाँ हुआ? भाषा के स्वरूप को लेकर। और ये परिवर्तन क्या था भाषा के स्वरूप को लेकर? आरंभिक क्लास में भी आप लोग को थोड़ा-सा बताया गया था कि जैसा कि हम लोग ट्रैक्टेटस पढ़ ही चुके हैं कि ट्रैक्टेटस में जिस भाषा का वो संदर्भ प्रस्तुत कर रहे हैं ना, वो एक प्रकार की तार्किक भाषा को रचने की बात कर रहे हैं। भाषा के एक तार्किक स्वरूप की बात कर रहे हैं, जिसमें कोई भी जो अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्ति होती है, मीनिंगफुल प्रपोजिशन होती है, वह वस्तु स्थिति का ठीक-ठीक प्रतिरूपण कर रही होती है, जिसको वह तार्किक प्रतिरूपण कहते हैं, यानी लॉजिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो एक प्रकार से तार्किक भाषा एक आदर्श भाषा की संरचना स्ट्रक्चर को प्रस्तुत करते हैं टैक्टिटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में। और जैसा कि हमने कल भी बताया था कि पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग यानी अर्थ के चित्र सिद्धांत। अच्छा, एक बात और बता दें कि जो लोग अभी जस्ट प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों ने अभी ट्रायल के रूप में एग्जाम वगैरह दिया है ना, अगर उनके मार्क्स कम आए हैं तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जरा सा भी मत सोचे कि ये मेरे मार्क्स इतने आए, ये नहीं आए, इस तरह की कोई चीज आनी नहीं चाहिए आपके माइंडसेट में। ठीक है, वो बिल्कुल एकदम उसको हटा के रख दे। क्योंकि जब भी आप किसी बड़े एग्जाम में बिना किसी प्रिपरेशन के जाते हो, बिना किसी स्ट्रक्चर्ड वे से आप अप्रोच करते हो ना, तो स्वाभाविक है जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना, वो रिजल्ट स्वाभाविक है। तो कभी-कभी क्या, चीजों को एक्सेप्ट करना भी एक अपने आप में एक अचीवमेंट होती है। कभी-कभी लोग जो है डिनायल मोड में होते हैं, तो वो डिनायल मोड मत रखिए, एक्सेप्ट करना भी सीखिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी का हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम सभी को एज जर्नल बता रहे हैं कि जिन लोगों ने अटेम्प्ट के लिए ऐसे ही ट्रायल किया था और मार्क्स कम आए और डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल फील ना करें और इसको एक्सेप्ट करें कि जब किसी बड़े एग्जाम में जिसका एक अपना एक रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ बिना प्रिपरेशन के, बिना किसी गाइडेंस के और बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के आप अटेम्प्ट देते हो, तो
वहाँ पे रिजल्ट थोड़े से हो सकते हैं ऐसे जो आपको लगे कि हाँ ये हम डिजर्व नहीं करते। ठीक है, तो उससे कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसको आप रख दीजिए साइड में। आप खुद सोचिए कि आप एग्जाम देने क्यों गए। आप इसलिए गए कि आप समझना चाहते थे कि एग्जाम का क्या माहौल होता है। ठीक है, हमारे कई ऐसे मित्र थे तो बहुत दूर दूर चले जाते थे एग्जाम देने के लिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, और उनका रिजर्वेशन भी नहीं होता था। आप लोग जानते ही हैं कि इलाहाबाद में बच्चे कैसे एग्जाम देने जाते हैं। जो रेलवे के बाथरूम के पास जो जगह होती है उसके पास पेपर बिछा के वहीं लेट जाते हैं। ठीक, तो बहुत सारे, लेकिन जाते थे क्यों मालूम है? सिर्फ इसलिए जाते थे। उसमें से कुछ ऐसे भी मेरे मित्र हैं जो अभी एसोसिएट प्रोफेसर हैं फिलोसफी के। तो वो क्यों जाते थे वो आज भी हमसे शेयर करते हैं कि वो सिर्फ इसलिए जाते थे ना कि उनको ये लगता था कि हम एग्जाम का जो माहौल है, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर जब किसी चीज को सॉल्व करना और घर पर सॉल्व करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो उस एटमॉस्फियर को देखने के लिए, और कुछ तो ऐसे मेरे मित्र थे जो सिर्फ पेपर लेने के लिए जाते थे। मतलब उनको ये लगता था कि एक पेपर और ऐड हो जाएगा हमारे उसमें। तो ये सारी चीजें होती है, तो आप इसको समझिए। ठीक है, तो आप जब गए हो तो आप एटमॉस्फियर को देखिए कि वहाँ किस प्रकार का प्रेशर होता है, किस प्रकार सारी चीजें होती हैं, क्वेश्चंस को किस प्रकार पढ़ना पड़ता है और कंसंट्रेशन को बनाए रखना पड़ता है। ये सारी चीजें जो आपको प्राप्त हुई पॉजिटिव, उनके विषय में सोचिए। ठीक है, वो पॉजिटिव जो चीजें आप लेने गए थे वो तो आपको मिल गई, तो आप निश्चिंत रहिए। और अब जब स्ट्रक्चर्ड वे में आप प्रिपरेशन करोगे और हमारे गाइडेंस में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हाई लेवल की आपको गाइडेंस की जा रही है, तो आप निश्चिंत रहो, पुस्तकों को पढ़ो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, और जिस तरह से हम आप लोग को गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो अप करो। निश्चित रूप से जो अगला आने वाला आपका अटेम्प्ट है उसमें परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसमें मुझे कोई शक शुबा नहीं है कि यहाँ जितने लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोगों का जेआरएफ होने वाला है। ठीक है, इसीलिए इस बैच में कोई फीस वगैरह नहीं रखी गई, क्योंकि ये चैलेंज खुद हम लिए हैं कि जो बच्चे जेआरएफ करेंगे वो जेआरएफ करके दिखाएंगे। हम खुद उनको दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि आप जेआरएफ करो, क्योंकि हम उस लेवल तक आपको ले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको इस तरह से गाइडेंस दी जा रही है। तो आप लोग निश्चिंत रहो, ये विद्यापीठ से भी होने वाला था, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। नहीं तो ये विद्यापीठ से जुड़े हुए उससे आप लोग को गाइडेंस मिल रहा होता, क्योंकि जो कमिटी बनी थी यूजीसी नेट जेआरएफ की, उसके हेड हम ही बने थे पढ़ाने के लिए आप लोग को। पर किन्हीं कारणों से कोई ऑब्जेक्शन आ गया, वो नहीं आ पाया, तो हमने फिर प्राइवेटली आप लोग को पढ़ाना शुरू कर। तो कोई बात नहीं, विद्यापीठ से होता चाहे प्राइवेटली पढ़ रहे हो ना, बस इतना आप लोग निश्चिंत रहो। तो अपने आप में मोटिवेशन कम मत होने दो कोई भी। ठीक है, चलिए अब ये तो एक मोटिवेशन वाली बात हो गई। कुछ हम लोग जो पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग स्पष्ट किए ना, जो आ, हाँ कॉन्फिडेंस है, सब मीनू लिख रहे, कॉन्फिडेंस है कि आप पढ़ा देंगे तो जेआरएफ हो जाएगा, 110% जेआरएफ हो जाएगा। कोई शक मत रखिए कि जेआरएफ नहीं हो जाएगा। ठीक है, और हम खुद जो है इस चुनौती को लिए, आप लोग समझिए ना, आप लोग के ऊपर जो प्रेशर है उससे कितना बड़ा प्रेशर हम लेके रखे हैं। हम आप लोग को, मतलब हम खुद अपने ऊपर प्रेशर ले रखे हैं कि आप लोग को जेआरएफ कराना है, बहुत सारे लोगों को जेआरएफ कराना है। तो वो, और मुझे इन सब चीजों से कोई परेशानी भी नहीं होती। चैलेंजेस लेना मेरा, मतलब जिसको कहते हैं ना फिल्मी डायलॉग लगेगा, ये मेरा अपना वो रहता है, स्टाइल है और शौक है मुझे चैलेंजेस लेने का। तो मुझे इसमें कोई नहीं, और आप लोग को भी हम डेयरिंग करते हैं कि आप लोग भी चैलेंजेस लिया करिए, बड़े बड़े चैलेंज लीजिए। ठीक है, जब मानव योनि प्राप्त किए हैं तो छोटे मोटे इससे आप अपने आप को समाप्त मत करिए। ठीक है, बड़े बड़े चैलेंज देखिए, अभी आप हम ज्ञान मीमांसी विमर्श, भारतीय दर्शन का ज्ञान मीमांसी विमर्श बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उसके ऊपर पुस्तक लिख रहे हैं। फरवरी में, मार्च में आप लोग के समक्ष आ जाएगा। तो हम बड़े बड़े चैलेंज ले रहे हैं। इसके बाद बौद्ध की ज्ञान मीमांसा पे एक पुस्तक लिखेंगे। ठीक है, और बड़े बड़े चैलेंजेस हम अपनी लाइफ में ले रखे हैं। तो आप लोग को भी हम कहेंगे कि आप लोग बड़े बड़े चैलेंजेस रखो, बड़े बड़े गोल रखो। लेकिन हाँ, एक
एक बात और आप लोग से कहेंगे कि बड़े-बड़े चैलेंजेस तो रखो, लेकिन बड़े-बड़े चैलेंजेस के साथ जो है, उसके साथ आप डेडिकेशन के साथ लगे भी रहो, मेहनत भी करते रहो, ठीक है? तो हम बड़े चैलेंजेस लेते हैं, तो मेहनत भी करते हैं, ठीक है? हमसे आप प्रेरणा लो और हार्ड वर्क जितना हम करते हैं, इतना कुछ जानने के बाद भी हार्ड वर्क करते हैं, तो आप लोग समझो कि आप लोग को हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। बार-बार हम कहें कि इसका कोई विकल्प नहीं है। चलिए ठीक है, ये सब मोटिवेशन हो गया। हम लोग थोड़ा-सा इसका कुछ पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि महसूस हो कि आज का क्लास चला तो इससे कुछ चीज़ें कवर हुई और बाकी चीज़ें कल कवर हो जाएँगी और ये खत्म हो जाएगा। तो जैसा हमने बताया कि ट्रैक्टेटस में जिस प्रकार की एक प्रकार की तार्किक आदर्श भाषा की संरचना स्ट्रक्चर को रचने का दृष्टिकोण वो प्रस्तुत कर रहे थे विट्गेस्टीन, वो एक उनका अप्रोच था। और जैसा कि हम कल बताए कि पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग से जो उन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया, उसकी चर्चा कल भी की गई थी। आज फिर से हम दोहरा रहे हैं कि ये निष्कर्ष क्या उन्होंने दिया था कि यदि हम सभी प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस को जान लें और यह भी जान लें कि इन प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस में कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, तो हम वह सब कुछ जान सकते हैं सिद्धांततया। हम वह सब कुछ जान सकते हैं जो इस जगत के विषय में जाना जा सकता है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड सेंस में सारी चीजों को रचने की बात की और बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में जिसको एक शब्द यूज किया जाता है कि औपचारिक भाषीय विश्लेषण, ठीक है? और इसका जो औपचारिक आप लोग समझे रहे हो, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो अंग्रेजी वाले इसको समझिए कि ये एक औपचारिक भाषीय विश्लेषण लिंग्विस्टिक एनालिसिस का संदर्भ प्रस्तुत कर रहे थे कहाँ ट्रैक्टेटस में। अब देखिए, जैसा कि बहुत बार रसेल में भी हमने एक बार कंपैरिजन करते हुए चर्चा किया था, जो लोग रसेल के क्लास में होंगे। फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ? अब ये कौन-सी नई चीज़ रखने लगे भाषा के स्वरूप को लेके, तो उस सारी चीज़ों को एक संक्षेप में हम रेखांकित करते हुए आपको हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और जो आरंभिक टॉपिक आप लोग की पुस्तकों में बीके लाल वगैरह में दिया है कि आरंभिक रूप से फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं कि ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में जो विचार उन्होंने प्रस्तुत किए, उसका वो बिंदुवार खंडन करते हैं, ठीक है? उसको जो है रेफ्यूट कर रहे होते हैं बिंदुवार तरीके से, पॉइंट बाय पॉइंट। जो अलग-अलग तरह के संदर्भ आ रहे होते हैं ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में, भाषा के संदर्भ में, उन सारी चीजों का वो रेफ्यूटेशन कर रहे होते हैं, खंडन कर रहे होते हैं फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन। तो वो जो पुस्तकों में दिया है, आप लोग के अब जाके आप लोग पढ़ेंगे तो जो हम अभी क्लास ले रहे हैं वो एज इट इज पुस्तकों में भी दिया है। क्रम वगैरह में थोड़ा चेंज हो सकता है क्योंकि जब हम जिस एक बार पुस्तकों को पढ़ के कोई चीज बाहर निकाल लेते हैं ना, तो उसमें क्रमिकता वगैरह में हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग तक जो बातें पहुंचनी चाहिए वो प्रभावी ढंग से पहुंच सके। लेकिन बातें सारी वहां आपको मिलेंगी एज इट इज। और इस लेक्चर को सुनने के बाद जब आप उससे गो थ्रू होंगे तो आपको फील गुड होगा और अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो बिंदुवार तरीके से हम उन आलोचनाओं, उन खंडन, रेफ्यूटेशंस की बात करेंगे जिन रेफ्यूटेशंस को वो ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस के संदर्भ में पॉइंट बाय पॉइंट बिंदुवार तरीके से वह फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में प्रस्तुत कर रहे होते हैं। लेकिन आरंभिक रूप से एक दो बातें कह के हम इस पॉइंट पे आएंगे। जैसा हमने कहा कि वहां तो एक तार्किक और एक स्ट्रक्चर्ड भाषा के संदर्भ में विचार प्रस्तुत हो रहा था, लेकिन जब वो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में आते हैं ना, तो विटगेन्स्टीन का झुकाव जो है हमारे सामान्य साधारण भाषा की ओर हो जाता है, ठीक है? ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अब ये परिवर्तन क्यों हुआ वो धीरे-धीरे स्पष्ट होगा। खासकर जब खंडन वाला पक्ष हम प्रस्तुत करेंगे ना, तो आप लोग को स्पष्ट होगा कि क्यों ये सामान्य साधारण भाषा की ओर झुकाव करने लगते हैं। और फिर जब दार्शनिक समस्याओं का संदर्भ आएगा और दार्शनिक समस्याओं के स्वरूप की व्याख्या कर रहे होंगे। दार्शनिक समस्याएं यानी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स। फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स को
एक विशेष प्रकार के पदों से उन्होंने अभिहित किया है, विशेष प्रकार के पदों का प्रयोग किया है फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में विट्गेन्स्टीन ने। उसको पजलमेंट कहा है, पहेली कहा है, उलझन कहा है। ठीक है, उलझन की अंग्रेजी अंग्रेजी वाले समझ लेंगे, तो इसको उलझन कहा है, पहेली कहा है, पजलमेंट कहा है। तो ये जो एक विशिष्ट प्रकार के पद का प्रयोग फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स के लिए वो कर रहे होते हैं, उसमें भी ये संदर्भ छिपा रहता है कि किस प्रकार फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में यह सामान्य साधारण भाषा की ओर झुकाव कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसको ज्यादा महत्व देने लगते हैं। तो ये एक स्पष्ट विचार है, और आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है ना कि आप लोग से कोई भी अगर कहीं पे भी डिस्कशन चल रहा है लिंग्विस्टिक फिलोसफी का और उसमें चर्चा विट्गेन्स्टीन किया जाएगी, तो ये बड़ा पेट प्रश्न होता है कि लोग ये पूछ सकते हैं आप लोग से कि ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस और फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में भाषा के स्वरूप को लेकर उनके विचार किस प्रकार परिवर्तित हुए, क्या इसके संदर्भ में आप कुछ बोल सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? तो ये आप लोग को, जब ये हम जो बोल रहे हैं, अगर इस चीज को आप लोग याद रखोगे और इसकी अवधारणा समझोगे, तभी आप इसका उत्तर उनको दे पाओगे। ठीक है, अन्यथा आप जो है आपको देने में दिक्कत होगी, आप नहीं दे पाओगे, तो फिर वो समझ जाएंगे कि आप चीजों को समझ नहीं रहे हो, अवधारणाओं को समझ नहीं रहे हो। तो क्या उत्तर है? बिल्कुल सरल है कि जिस प्रकार ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में एक प्रकार के आदर्श तार्किक भाषा की संरचना की रचना का प्रयास करते हैं, और जबकि जब फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो इस प्रकार की जो तार्किक भाषा है वह उनको एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज लगने लगती है, कृत्रिम भाषा लगने लगती है, और उनका झुकाव हमारे सामान्य साधारण भाषा की ओर झुकने लगता है। और इसी झुकाव का परिणाम है कि जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में, एक टॉपिक है मीनिंग एंड यूज, अर्थ एवं प्रयोग। तो आप देख रहे हैं कि अर्थ की खोज कहाँ कर रहे हैं? अर्थ की खोज कहाँ कर रहे हैं? ट्रैक्टेटस में कर रहे हैं ना, इसीलिए प्रस्तुत करते हैं क्या? पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग, पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जब फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो कहते हैं हमें अर्थ की खोज नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें भाषीय प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। लिंग्विस्टिक जो हमारे प्रैक्टिकलिटी है उस पर हमें एम्फेसिस देना चाहिए, न कि हमें अर्थ मीनिंग के पीछे भागना चाहिए। क्योंकि जो किसी भी शब्द का या किसी भी संदर्भ में किसी कोई बात कही जा रही होती है, कोई प्रतिज्ञप्ति प्रस्तुत की जा रही होती है, तो वह जो संदर्भ रहता है ना, उस संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ बदलता रहता है। इसलिए हम अर्थ की खोज करना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह तो स्थिर ही नहीं है। हमें देखना चाहिए कि जो लिंग्विस्टिक जो भाषी प्रयोग हो रहे हैं, जो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिकलिटी है, वो क्या है? क्या कोई चीज कही जा रही है तो जिस सेंस में कही जा रही है उस सेंस को वह पूरित करने में, पूर्ण करने में वह सक्षम है कि नहीं? अगर सक्षम है तो हमारे लिए अर्थपूर्ण है, अगर सक्षम नहीं है तो हमारे लिए वह अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि हमें अर्थ को खोजने में नहीं लगना चाहिए, बल्कि भाषीय प्रयोगों पर अपना एम्फेसिस करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये जितने भी टॉपिक्स आपको, और जैसा हमने कहा कि दार्शनिक समस्या की वो बात करते हैं, उसको पजलमेंट कहते हैं, उलझन कहते हैं, इस तरह के पदों का प्रयोग करते हैं, तो वो भी इसी सेंस में कर रहे होते हैं कि जब हम सामान्य साधारण भाषा से हट जाते हैं तो हम एक विशिष्ट ढंग से जब भाषीय प्रयोगों को करने लगते हैं और भाषा का प्रयोग एक विशिष्ट स्ट्रक्चर में हम ढूंढने लगते हैं, जिस स्ट्रक्चर की चर्चा उन्होंने ट्रैक्टेटस में की, तो वही एक प्रकार से दार्शनिक समस्याओं को जन्म देता है। और ये दार्शनिक समस्याएं ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि ये एक पहेली बन जाती हैं, यानी इससे निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता, यह एक उलझन बन जाती है। कई लोग काफी लेट आ रहे हैं। मनीष, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो ये जो उलझन बन जाती है, तो ये आप लोग के प्रश्न तो बड़े आसान ही होंगे जो पूछेगा आप लोग से। वैसे इस बार का पेपर हम ध्यान पूर्वक तो नहीं देख पाए, लेकिन हमने ये देखा कि ख्यातिवाद से भी बड़े प्रश्न थे आप लोग, न्याय दर्शन के ख्यातिवाद से।
क्योंकि जो वो आप लोग को फ्रेजेस दे के उसमें से निकाल